ईरान जंग के बीच अमेरिका को हूती की नई धमकी। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करेंगे, हूती ने कहा, और अमेरिकी जहाजों को डुबोने के लिए पूरी तरह तैयार है हूती। इस्लामिक देश अमेरिका इजराइल के खिलाफ एकजुट हों। हूती का ऑपरेशन डिमोना, अब इसको समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये अरब के लिए एक एटमी खतरा हो सकता है। बड़ी बातें क्या हैं इस हमले को लेकर, ये समझिए। दरअसल ईरान जंग में हूती विद्रोहियों की एंट्री हुई है और ईरान के प्रॉक्सीज बहुत विनाशक हो सकते हैं। इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर हमले की कोशिश है और ईरान के न्यूक्लियर साइट का बदला ले रहा है हूती, ऐसा कहा जा रहा है। और इसको कहने का आधार क्या है? दरअसल डिमोना की अहमियत को समझिए। पहला यह है कि इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम का ये सेंटर है, नेगेव में है, ये डिमोना के नेगेव में ये रिसर्च सेंटर है और ये सबसे बड़ा इजराइल का रिसर्च सेंटर है न्यूक्लियर के क्षेत्र में। हैवी वाटर रिएक्टर है, प्लूटोनियम पैदा करता है। तीसरी बात यह है कि जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है वहां पर सब कुछ उससे जुड़ी हुई संबंधित चीजें की जाती हैं। जरूरी बात, न्यूक्लियर साइट डिमोना पर नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ऐसे में अश्विंदर सर, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये बात सही है कि हूती कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर किए हुए हमले का वो बदला ले, लेकिन अभी तक ना ईरान की तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से, ना ही ईरान की तरफ से ये प्रूफ दिखाया गया है कि उन्होंने डिमोना में न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाया है। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि डिमोना में विध्वंस मचा है, लेकिन क्या वो न्यूक्लियर साइट पर हुआ है, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। सर, इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने अटैक भी किया था डिमोना पे और अराड के ऊपर, तो वो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के ऊपर हमला नहीं किया था और वहां पे प्लूटोनियम प्रोसेसिंग यूनिट पे हमला नहीं किया था, जहां वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम बनाया जाता है और न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जाता है। हैवी वाटर वहीं पे ही तो है, हैवी वाटर प्लांट भी, लेकिन उसके ऊपर हमला नहीं किया था। ये एक मैसेज था उनको उस समय जब उन्होंने हमला किया कि देखो, हम कर सकते हैं लेकिन हमने किया नहीं है। अगर हमारे इधर कोई भी ऐसा अटैक होता है जिससे रेडिएशन लीक होती है तो डिमोना पे जरूर हमला किया जाएगा। एक चीज मैं यहां बता देता हूं आपको, अगर डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जो शिमोन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, अगर वहां पे कोई भी हमला होता है और डैमेज होता है या रेडिएशन लीक होती है, पूरा का पूरा इजराइल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। यह चीज इजराइल को समझनी चाहिए जब भी वो एस्केलेशन करता है अपना। दूसरी चीज, अभी तक हूतीज क्यों नहीं आए इस युद्ध के अंदर? जब बोर्ड ऑफ पीस बना तो हूतीज ने कांस्टेंट डिसीजन लिया था कि अब वो इस युद्ध में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही ईरान का वॉर शुरू हुआ है उसके बाद से हूतीज को बोला गया अभी आपका समय नहीं है, नहीं तो मंदब स्ट्रेट जो है सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर का, 12% ऑयल वहां से जाता। जिस दिन हूतीज ने वो भी बंद कर दिया तो 30 से 32% ऑयल गैस जो पूरे विश्व का है वो यहां से निकलता है, वो बंद हो जाएगा। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, और वो चीज है कि जो गल्फ नेशंस हैं वो एकदम समझ गए हैं कि आप कभी भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा आउटसोर्स करते हो तो आपको उसका खामियाजा देना पड़ेगा। और सर, ऐसा इस वक्त अरब के ज्यादातर देश महसूस कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। और इस बीच पत्रकार की हत्या पर इजराइल का दावा, पत्रकार के रूप में हिजबुल्लाह का आतंकी, आईडीएफ की तरफ से बात कही गई है। आईडीएफ की बमबारी में अली हसन शेब का मारा जाना, इसको लेकर आईडीएफ की तरफ से स्टेटमेंट आया है। पत्रकार के वेश में सक्रिय था हिजबुल्लाह आतंकी। आईडीएफ ये कह रहा है कि आईडीएफ ने जारी किया है हमले का वीडियो। पत्रकार की मौत पर उन्होंने कहा कि वो हिजबुल्लाह का आतंकी था जिसे मारा गया है। हालांकि देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कई तरह के सामने आते हैं जब टारगेट को हिट कर दिया जाता है और उस पर ग्लोबली कई सवाल उठते हैं, तो इसी तरह की दलील हर वॉर जोन में शामिल देश देता नजर आता है। और क्या इस वाले स्टेटमेंट को भी इजराइल के उसी तरह से समझा जाना चाहिए? इजराइल का दावा कि पत्रकार के रूप में हिजबुल्लाह के आतंकी को उन्होंने मारा है, जिनका नाम लगातार हम आपको बता रहे हैं अली हसन शेब है, जिन्हें मारा गया है और यह कहा जा रहा है कि वो हिजबुल्लाह का आतंकी था। बड़ी खबर, धमाकों से दहले बहरीन के 10 इलाके। अमेरिकी बेस के नजदीक मिसाइल अटैक हुआ है। बहरीन में ईरान का ड्रोन से भी अटैक हुआ है। 24 घंटे में 20 मिसाइलें दागी गई हैं, 23 ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं। आशीष, सबसे बड़ी बात यह है, 2-3 बातें लगातार सामने आ रही है।
बाबल मंदेब स्ट्रेट की भी हम बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खर्क को लेकर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा है। इसी तरह हिजबुल्लाह की और हूती की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम देख रहे हैं बहुत हर बीतते दिन के साथ आगे बढ़ रही है। एक महीने बाद आप इस वॉर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि आने वाले वक्त में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1-2 हफ्ता या 3-4 हफ्ता और लगेगा, ये वॉर अभी खींचेगी, लेकिन ईरान के जो इरादे हैं वो इस वॉर को लेकर क्या नजर आ रहे हैं? ईरान ने अपने इरादे 28 फरवरी, ठीक 1 महीने पहले से ही बहुत क्लियर कर दिए थे पूरे वर्ल्ड को कि वो किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, और वो अपनी शर्तों के बिना या तो वो हारेंगे ही या तो फिर वो वॉर तब खत्म करेंगे जब उनकी लगभग आधी से ज्यादा शर्तें मान ली जाएंगी। 1 महीना हो गया है, इसका टाइमलाइन देना कि अगले 2 हफ्ता और चलेगा या 2 महीना और चलेगा, मुझे ऐसा कुछ भी अभी एग्जैक्ट इमीडिएट लाइन ऑफ साइट में ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जल्दी से वॉर कुछ खत्म होने वाला है। नो डाउट ट्रंप ने एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया था पिछले हफ्ते 10 दिन में कि वो एक बातचीत वाला सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क रहा है। वहां पर वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 82nd एयरबोर्न डिवीजन हो, उसका मूवमेंट हो, या फिर मरीन्स को यूएस ट्रिपोली के साथ में मूव करना हो, ये सब कुछ उन जो कह रहे हैं उससे उनके एक्शन में काफी डिफरेंस है। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये वॉर बहुत जल्दी एटलीस्ट अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में खत्म हो रहा है। और ईरान एक उस तरह से जो कई जानवर होते हैं ना, जिसके बहुत सारे सर होते हैं, आप लगातार एक नहीं दूसरा सर काटते जाइए, लेकिन फिर भी वो अपना एक अंग के तौर पर लड़ते रहता है, और यही एग्जैक्टली ईरान लगातार प्रूव कर रहा है। एस्केलेशन मैट्रिक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, एस्केलेशन मैट्रिक्स में सब कैलकुलेटेड तरीके से अभी भी चल रहा है, अभी तक बहुत कुछ ऊपर नहीं गया है, काफी कुछ हो चुका है, लेकिन और भी ईरान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से और बाकी जो उसके प्रॉक्सीज हैं उन सब की तरफ से काफी कुछ और बढ़ाया जा सकता है। तो वो एस्केलेशन मैट्रिक्स में अभी कितना जाएगा, इससे लगभग 2 गुना या 3 गुना, ये अगले आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई देगा। ईरानी मिसाइल गिराने के बाद धमाका हुआ है और हमले से कई घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दरअसल ये खबर इजराइल के बेट शिमेश से है, जहां ईरान ने बहुत जबरदस्त अटैक किया है। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद धमाका हुआ है और हमले से कई घरों को बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर है। बड़ी खबर, ईरान के कराज में इजराइल की बमबारी हुई है। बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। बमबारी में 4 की मौत हुई है, 8 लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन ये आंकड़ा, जिस तरह की बमबारी की तस्वीरें हमें मिली हैं, उससे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो सकता है। ये तस्वीर इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो किसी घर की है, ये इमारत है, रिहायशी बिल्डिंग दिख रही है आपको। ईरान के कराज में इजराइल की बमबारी हुई है और बमबारी से बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन कैजुअलिटीज का आंकड़ा जो दिख रहा है, जो सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में यहां पर लोगों को नुकसान हुआ होगा। 4 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग जख्मी हैं। बड़ी खबर, ओमान में ड्रोन हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। ओमान के पोर्ट को टारगेट किया गया है। सलाला पोर्ट पर हुआ है बड़ा विस्फोट और ऑयल फैसिलिटी के नजदीक ये धमाके हुए हैं। ये तस्वीरें आपको ओमान के पोर्ट की हम दिखा रहे हैं, जहां पर टारगेट किया गया है और इस टारगेट के बीच बड़ा नुकसान हुआ है। सलाला पोर्ट पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। अश्विंदर सर, जैसा अभी मैं जिक्र कर रही थी, कल ही एक रिपोर्ट आई कि इजराइल की तरफ से जो सरकार की एक रिपोर्ट थी वो लीक हुई है, जिसमें इस बात की जानकारी थी कि ईरान के खिलाफ इजराइल के पास लड़ने के लिए हथियारों की कमी हो रही है, जवानों की कमी हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो वाकई हकीकत बयां करती हैं, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकते हैं? क्योंकि एक जहां जमीन पर, आसमान में, समंदर के अंदर युद्ध लड़ा जाता है, वहीं दूसरी तरफ दिमागी युद्ध भी लड़ा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो चलता ही रहता है, लेकिन मुझे इस रिपोर्ट के ऊपर काफी हद तक विश्वास है। क्यों विश्वास है? आप देखिए, अगर खाली मिसाइल इंटरसेप्टर्स की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन रेट सिर्फ 620 पैट्रियट मिसाइल्स का 1 साल का है, और जिस हिसाब से मिसाइल्स की जो यूटिलाइजेशन हुई है मिसाइल इंटरसेप्टर्स की, अब आप देख रहे हैं कि जो लेबनान से हमले हो रहे हैं, सारे के सारे हमले रोके नहीं जा रहे, क्योंकि अब वो उन मिसाइल्स को क्रिटिकल टारगेट सिस्टम्स के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात है, 2.5 साल से या नियरली 3 साल से वो युद्ध में लगे हुए हैं 8 फ्रंट के अंदर। तीसरी बात है कि लोगों की भी शॉर्टेज। आखिर एक समय आता है कि आदमी थक जाता है कंटिन्यूअस अलर्ट स्टेट पे, ना
ना केवल आदमी, मशीन्स थक जाती हैं, रेडार्स थक जाते हैं, इंटरसेप्टर्स जो यूटिलाइज कर रहे हैं उसका रेट इतना हाई होता है कि वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, गोला बारूद कम हो जाता है, आर्टिलरी सिस्टम्स कम हो जाते हैं। और जब भी हम युद्ध में हाई इंटेंसिटी युद्ध चलाते हैं तो उसमें कई ऑपरेशनल फॉल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं इक्विपमेंट के अंदर, लॉन्ग टर्म यूज के अंदर। और जो रिपोर्ट है वो मेरे को लगता है काफी हद तक सच है। और आज वो स्थिति इजराइल आ रही है कि कभी भी उनकी सेना ढह सकती है अगर उनको उतना सपोर्ट अमेरिका से नहीं मिला। आपको याद होगा कि 6 के 6 थर्ड सिस्टम साउथ कोरिया से आए थे, 2 आए हैं जर्मनी से पैट्रियट के सिस्टम। अगर वहां पे कमी नहीं होगी तो अमेरिका क्यों अपना एरिया खाली करेगा साउथ ईस्ट एशिया से और यूरोप से? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कमियां जरूर आ रही हैं। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये भी समय है जो क्रिटिकल समय है। ईरान की पॉलिसी ये वो थी कि मुझे किसी ना किसी तरीके से युद्ध को खींचना है, इन्हीं एयर डिफेंस या मिसाइल्स और गोले बारूद को कम करना है, वेपन सिस्टम जो प्रिसीजन है वो कम करने हैं। और जब ये कम हो जाएंगे, डिफेंस कम हो जाएगी, तब उनके हमले और घातक सिद्ध होंगे।